ठीक हो सभी? देखिएगा फिर से शुरू करते हैं। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोच के आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। ये तो आपको भी पता है, जब एग्ज़ाम देते हैं उससे पहले वाली नाइट कैसे पढ़ते हैं। एक नाइट ऐसा पढ़ते हैं कि अगली नाइट में क्या हो जाते हैं, एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरी साल बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन बस उस नाइट में सारी रात पढ़ते हैं और सुबह एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितना कंसंट्रेशन का लेवल है। तो आपने भी हर डे या नाइट कभी भी पढ़ाई करनी है तो ऐसे करनी है कि जैसे कल क्या में है, मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है ना। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे। ये बात फैक्ट है। तो ऐसे ही पढ़ाई करनी है आपने अगर एग्जाम को क्या करना है, पास करना है। एग्जाम कौन सा है हमारा, नॉर्सेट 6.0। आ गया समझ में? इसको क्लियर करना है। या कोई भी एग्जाम जो बड़े से बड़े एग्जाम है उसकी तैयारी आपको पूरी शिद्दत से करनी है। जब शिद्दत से करेंगे तो क्या होगा, फिर सफलता भी शोर मचाएगी। सफलता भी क्या मचाएगी, शोर मचाएगी। क्लियर है? ठीक, उसी शिद्दत से अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट दैट इज द फीटल कवरिंग। तो इससे पहले हमने जो चीजें क्लियर की हैं, ठीक है ना, वो है सारी प्लेसेंट एंड अम्बिलिकल कोड की एब्नॉर्मलिटी और नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे दैट इज दी फीटल कवरिंग। तो फीटल कवरिंग में 2 मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है। आगे समझ में देखिए किस तरीके से, यानी मान लीजिए ये क्या है, यूट्राइन कैविटी है। यूट्राइन कैविटी के अंदर ये क्या है, प्लेसेंटा है। क्लियर है? ये क्या है, अम्बिलिकल कोड है। क्या है, अम्बिलिकल कोड है। और अम्बिलिकल कोड से ये कौन अटैच है, फीटस अटैच है। कौन है, फीटस अटैच है। आगे समझ में, इस तरीके से फीटस का अटैचमेंट है कि नहीं है? तो ये अम्बिलिकस हो गया। क्लियर आगे बात समझ में? अब देखिए क्या होता है इसके अंदर जनरली इस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। क्या रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड रहता है जो इसको क्या करता है, कवर करके रखता है। क्या करके रखता है, कवर करके रखता है। क्लियर आगे बात समझ में? अब इस एमनियोटिक फ्लूइड के कवर करने वाली लेयर्स होती हैं जो बेबी को भी क्या करती हैं, कवर करती है। उन्हीं को अपन फीटल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। आगे समझ में? तो यहाँ इस तरीके से एक लेयर होगा, इस तरीके से एक और लेयर होगा जो इसको इस तरीके से कवर करेगा। नेक्स्ट इसके ऊपर ही होगा, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा कवरिंग। आगे समझ में? तो अब इन कवरिंग्स को अपन फीटल कवरिंग या फीटल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसको अपन कोरियन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कोरियन के नाम से जानते हैं। ये वाली जो अंदर वाली है इसको हम किसके नाम से जानते हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन या एमनियन के नाम से जानते हैं। आगे समझ में? अब देखिएगा एमनियन की जब बात करेंगे तो कैसी लेयर है, ये इनर लेयर है। कैसी लेयर है, इनर लेयर है, फर्स्ट वन। सेकंड में जब इसकी बात करेंगे तो ये टाइट लेयर है, टफ होती है। कैसी होती है, टफ होती है, हार्ड होती है। कैसी होती है, हार्ड होती है। आगे समझ में? स्ट्रॉन्ग लेयर है। कैसी लेयर है, स्ट्रॉन्ग लेयर है। और ये डायरेक्टली कनेक्ट रहती है किससे, डायरेक्टली कनेक्ट एमनियोटिक फ्लूइड से। आगे समझ में? देखिए जब किसकी बात करेंगे, कोरियन की, तो ये कैसी लेयर है, आउटर लेयर है। कैसी लेयर है, आउटर लेयर है। आगे समझ में? ये कैसी थी, टफ। ये कैसी थी, होती है, ये किस तरीके की होगी, स्मूथ होगी। वेरी गुड। कैसी होगी, स्मूथ होगी। आगे समझ में? सॉफ्ट होगी। कैसी होगी, सॉफ्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है। आगे समझ में? इसका मतलब है ये डायरेक्टली अटैच यूटेराइन कैविटी, ये कैविटी की तरफ होगी। आगे समझ में? इतना बात क्लियर है आपका? देखिएगा इसका जो फॉर्मेशन होता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन का, एमनियन का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है, साइटो एमनियन का डेवलपमेंट साइटोप्लास्ट से। एक्टोडर्म से। किससे है, एक्टोडर्म से। ठीक है। लेकिन जब कोरियन के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका डेवलपमेंट किससे है, साइटोप्लाज्म
अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था साइटोट्रोफोब्लास्ट से। किससे होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट से होता है। क्लियर? आगे बात समझ में? अब देखिएगा, जब इनका इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है तो ये फिटस को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। इसका मतलब है इनकी जब फंक्शन की बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होगा कि यानी कि ये क्या करवाते हैं? फिटस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। क्या करवाते हैं? प्रोटेक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? पेन दूसरा ले लेते हैं। प्रोटेक्शन किस किस चीज से प्रोटेक्ट करवाएंगे? प्रेशर से। यानी कि बाहर से कोई प्रेशर वगैरह लगा तो इसका मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड के साथ में ये भी क्या करते हैं? शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं। आगे समझ में? नेक्स्ट, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाएंगे। किससे करवाएंगे? इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाएंगे। दूसरा, इनसे क्या होते हैं? सीक्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं? सीक्रेशंस होते हैं। किसके? प्रोस्टाग्लैंडिन्स के। कौन सा आता है? PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा किससे? एमनियन से। किससे होता है? एमनियन से। आगे समझ में? इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड फंक्शन की बात करेंगे तो स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं। क्या करवाता है? स्पेस प्रोवाइड करवाता है बाय द हेल्प ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड के हिसाब से स्पेस प्रोवाइड करवाएगा तो इसकी वजह से बेबी क्या करेगा? ग्रो कर पाता है। क्या कर पाता है? ग्रो कर पाता है। कर पाता है कि नहीं कर पाता है? आगे समझ में? तो ये क्या होते हैं? इनके कुछ इंपोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। आगे समझ में? किसके? ये मेम्ब्रेन्स के। आगे समझ में? अब दूसरा इंपोर्टेंट फंक्शन की जब बात करेंगे तो ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग लेबर ये क्या करते हैं? रप्चर होते हैं। क्या होते हैं? इनके रप्चर होने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। आगे समझ में? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए तो इसका मतलब क्या है? लेबर स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर होता है। क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ द लेबर होता है। क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ द लेबर होगा। तो देखिएगा, जब मेम्ब्रेन्स क्या हो गए? रप्चर हो गए, रिलीज हो गया कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन E2। इसकी वजह से क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो गया। आगे समझ में? तो इस कॉन्ट्रैक्शन को अपन क्या कहेंगे? प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्योंकि मेम्ब्रेन हमेशा रप्चर होगी कब होगी? इनिशिएशन होने के बाद। किसके बाद में? इनिशिएशन होने के बाद में। लेकिन इनिशिएशन से पहले ही मेम्ब्रेन में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो गया और रप्चर हो गई और डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रीमैच्योर ऑफ रप्चर बोलेंगे। आगे समझ में? लेकिन एक फीमेल है जिसका एज है कितना? 32 ईयर्स। आगे समझ में? गेस्टेशनल पीरियड है उसका 35 वीक्स और उसका क्या हो चुका है? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुका है। क्या हो चुका है? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुका है। उसको किस नाम से जानेंगे? क्या बोलेंगे उसको? दैट इज नोन एज प्रीटर्म प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। दो चीजें बताइए मैंने। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है, जेस्टेशनल एज वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो आपने क्या कहना है? लेबर से पहले क्या हो गया? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया तो उसको प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहेंगे। एक फीमेल है जिसमें क्या दिया हुआ है? वीक दिया हुआ, 35 वीक पर ही क्या हो गया? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया। तो दैट इज द प्रीटर्म प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा। अगर एक फीमेल है 32 ईयर का, उसका जेस्टेशनल एज कितना है? 39 ईयर्स है। क्या है? 39 ईयर्स है। अभी तक लेबर क्या नहीं हुआ है? स्टार्ट नहीं हुआ है। लेबर क्या नहीं हुआ है? स्टार्ट नहीं हुआ है। और मेम्ब्रेन्स क्या हो चुकी हैं? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो चुकी है। क्या बोलेंगे उसको? पोस्ट टर्म बोलेंगे? नहीं, 42 वीक्स तक तो पोस्ट टर्म होता ही नहीं है। डिलेड कैसे बोलेंगे जब 42 वीक तक नॉर्मल टर्म होता है? नॉर्मल मतलब क्या? नॉर्मल ऑप्शन है आपके प्री टर्म प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आगे समझ में? या फिर टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। टर्म नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसीलिए मैंने आपको अभी बताया था प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मैंने बोला अभी तक लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है। जब लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब उससे पहले ही क्या हो चुका है? मेम्ब्रेन्स रप्चर हो चुके हैं डिसेंट होने से पहले ही। तो इसको हमेशा क्या बोलेंगे? प्रीमैच्योर रप्चर बोलेंगे, वो 39 हो या 40 वीक्स हो। आगे समझ में?
क्लियर होगी बात समझ में? इसलिए कंफ्यूजन के लिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। आगे जब 37 वीक से पहले हो रहा है तो फिर प्री टर्म प्रीमैच्योर रप्चर हो गया, डिलीवरी के बाद में हो गया दैट इज दी, यानी डिलीवरी स्टार्ट हो गया, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं हुआ, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा जो कि नॉर्मल होना चाहिए। या फिर कभी कभी क्या होता है डिलीट, यानी क्या हो जाता है स्टेशन 0 हो जाता है, हमें डिसेंडिंग पार्ट दिखाई देने लगता है आगे से फीटल का पार्ट, लेकिन फिर भी क्या नहीं होता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं होता है। या फिर कई बार हमें क्या करना पड़ता है, इनिशिएशन ऑफ लेबर को प्रोसेस को क्या करना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है। तो इनिशिएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी इनिशिएशन फॉर द लेबर या डिलीवरी के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए अपन आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे, तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, क्या बोलेंगे, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। क्लियर होगी बात समझ में? और ये रप्चर करते हैं किसको, एमनियन, किसको करेंगे, एमनियन को, या फिर कोरियन को, किसको, कोरियन को, या फिर बोथ। अगर इसमें से अलग अलग आ जाए तो आपने किसको लगाना है, एमनियन को लगाना है। किसको लगाना है, एमनियन को रप्चर होगा, एमनियन के रप्चर होने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज होगा और जो बर्थ पाथवे होता है वो कैसा हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्टेराइल। आगे समझ में? वेरी गुड। ये हमने किसके बारे में बात की है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन के बारे में। आगे समझ में किस तरीके की क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में, आगे क्लियर हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे दैट इज दी एमनियोटिक फ्लूइड। किसकी बात करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। देखिए जब एमनियोटिक फ्लूइड की बात करते हैं ये देखिए एमनियोटिक फ्लूइड है, ये क्या है, एमनियोटिक और एमनियोटिक फ्लूइड जिस कैविटी में रहता है उसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी। आगे बस समझ में? तो देखिएगा जब एमनियोटिक फ्लूइड की बात करेंगे तो इस फ्लूइड के अंदर 99% क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। और 1% क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड। क्लियर आगे बात समझ में? देखिएगा एमनियोटिक फ्लूइड की बात करेंगे तो इसके ओरिजिन से क्वेश्चन होता है। किससे होता है, ओरिजिन से। क्लियर? तो इसका ओरिजिन आपने याद रखना किस तरीके से, यानी एक तो रखना है 10 to 12 वीक्स, एक याद रखना है 12 to 20 वीक्स, एक याद रखना है आपने 20 to 40 वीक्स। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसके ओरिजिन को लेकर के। आगे समझ में? देखो जब 10 to 12 वीक की बात करेंगे तो इसका मोस्ट कॉमन ओरिजिन होगा दैट इज दी मदर। क्या होगा, मदर। देखो जब मदर की बात करेंगे तो इसका मतलब मदर के अंदर क्या होता है, मदर से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि मदर का जो ब्लड वेसल्स है या मदर की जो कैविटी है, जो मेम्ब्रेन्स हैं, वो क्या करती हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट होता है, तो वो मोस्ट कॉमन कंट्रीब्यूशन होता है। और 12 वीक्स तक इसका कंट्रीब्यूशन होगा, वो होगा 50 ml। कितना होता है, 50 ml। आगे समझ में? और इसी पर जब 50 ml होगा तभी फर्स्ट टाइम क्या किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। आगे समझ में? तो एमनियोसेंटेसिस कब करेंगे, 12 to 14 वीक्स पर, जब एमनियोटिक फ्लूइड का कंसंट्रेशन कितना होगा, 50 to 100 ml। कितना होता है, 50 to 100 ml हो जाता है। आगे समझ में? देखिए जब बात करें किसकी, 12 to 20 वीक्स पर, तो इसका मतलब है इसके इस टाइम पर मोस्ट कॉमन कंट्रीब्यूशन किसका होता है, फीटस का होगा। किसका होगा, फीटस का। किसका होगा, फीटस का। लेकिन फिर भी फीटस से ज्यादा फीटस के अंदर किसका कंट्रीब्यूशन होगा, फीटस का कंट्रीब्यूशन। फीटस में किसका, किसका, हाँ, फीटल स्किन ट्रांसुडेट। फीटल की स्किन इतनी थिन होती है, इतनी प्रीमैच्योर होती है कि उसमें जो फ्लूइड होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कई किडनी के पेशेंट होते हैं, उनमें फ्लूइड भर जाता है स्किन में, फिर आपने देखा होगा स्किन से फ्लूइड बाहर आता रहता है और उन पर गॉज, बैंडेज वगैरह इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि स्किन कैसी हो जाती है, बहुत ही थिन हो जाती है। तो
इसी तरीके से फिटस की स्किन जब ग्रो कर रही होती है तो फिटस की स्किन कैसी थिन होती है, उसमें से इजीली फ्लूइड क्या होता रहता है, रस होता है, बाहर आता रहता है, फिल्ट्रेट होता रहता है। आगे समझ में, तो उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन 12 वीक पर ही क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन है, तो यूरिन भी इसके अंदर क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। आगे समझ में। लेकिन जब 20 to 40 वीक होंगे तो मोस्ट कॉमन कंट्रीब्यूशन होगा किसका, फीटल यूरिन का होगा। किसका होगा, फीटल यूरिन का होगा। आगे बस समझ में। इस तरीके से कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे, कैसे भी आपने क्लियर कर देना है बात को। देखिएगा, जब इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट एमनियोटिक फ्लूइड की फंक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फंक्शन की। आगे समझ। तो जब फंक्शन की बात करते हैं, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। किसका करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। नेक्स्ट प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। किससे करता है, इन्फेक्शन। नेक्स्ट पाथवे को स्टराइल करता है। वेरी गुड। ड्यूरिंग लेबर पाथवे को क्या करता है, स्टेराइल कराता है, और लेबर को क्या करता है, इजी करता है। लेबर को क्या करता है, इजी करता है। आगे समझ में। नेक्स्ट फंक्शन मूवमेंट प्रोवाइड करता है। टेम्परेचर मेंटेन करता है। वेरी गुड। क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। आगे समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन अभी बोला, फ्री मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है। फ्री मूवमेंट्स, बेबी को फ्रीली मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है, क्यों, क्योंकि इसका नेक्स्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, दैट इज दी डिस्टेंशन। क्या करता है, डिस्टेंशन करता है। किसका, एमनियोटिक कैविटी का। तो एमनियोटिक कैविटी का डिस्टेंशन होगा फ्लूइड की वजह से, तो इसका मतलब स्पेस मिल जाएगा किसको, फीटस को ग्रो करने के लिए। तो दैट इज दी डिस्टेंशन कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होगा डिलीवरी के टाइम पे यूट्राइन लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनाने का काम करता है। मतलब हिंड वाटर और फोर वाटर बनाएगा, तो इसका मतलब डिसेंट में हेल्प करता है। वेरी गुड। किस में करता है, ये डिसेंट में हेल्प करता है। क्लियर है। और बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके और भी। नो न्यूट्रिशन फंक्शन क्या है, याद रखना है, नो न्यूट्रिटिव फंक्शन। इसका न्यूट्रिटिव फंक्शन कोई भी नहीं है। आगे समझ में। प्रोटेक्टिव फंक्शन है। क्लियर है। ये इस चीज को आपने याद रखना है बस दिमाग के अंदर, कि इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, शॉक एब्जॉर्बेंट हो गया, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, पाथवे को स्ट्राइक करेगा, लेबर को इजी बनाएगा, टेम्परेचर मेंटेन करेगा, फ्रीली मूवमेंट करवाएगा, डिस्टेंशन की वजह से कैविटी का साइज क्या होगा, मेंटेन करके रखेगा, डिसेंट में हेल्प करेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ होगी। ये क्या होगा, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस हो गए। और भी कोई फंक्शन हो सकता है इसका, हैव टू आइडेंटिफाई एनी अबनॉर्मैलिटी। वेरी गुड। यानी कि एग्जामिनेशंस या इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस, क्या बोलते हैं इनको, इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस। इसकी स्टडी करके क्या कर सकते हैं अपन, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज का पता लगा सकते हैं। ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड की कई सारे कलर को देख करके क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्लियर है। इसमें मैकोनियम वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं है, ब्लीडिंग वगैरह है कि नहीं है, इन सारी चीजों को लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है ये भी, दैट इज द इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस। आगे बस समझ में। वेरी गुड। देखिएगा, फंक्शंस के बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी कैरेक्टर्स की। किसकी बात करते हैं, कैरेक्टर्स में। कैरेक्टर्स में सबसे फर्स्ट आता है दैट इज दी कलर। ओरिजिन हमने पढ़ लिया है, ओरिजिन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हो रहा है। इसके बाद बात करें किसकी, कलर की। कलर कैसा होता है इसका, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। लेकिन अगर टर्म पे पूछ लिया, टर्म मतलब 37 वीक के बाद पूछेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, स्ट्रो कलर होता है। कैसा होता है, स्ट्रो कलर। क्लियर है। एम्बर कलर, हाँ, स्ट्रो कलर को ही अपन एम्बर कलर भी बोलते हैं। वेरी गुड। क्या बोलते हैं, एम्बर कलर और स्ट्रो कलर होता है इसका। आगे बस समझ। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा इसके अमाउंट को लेकर के। किसको लेकर के, अमाउंट को लेकर के। तो अमाउंट को मैंने बताया था 12 वीक पर आपसे पूछ सकते हैं। तो 12 वीक पर कितना होगा, 50 ml होगा। कितना होगा, 50 ml होगा। आगे बस समझ में। इसके बाद में 12 वीक के बाद में यानी 20 वीक्स तक, कब तक, 20 वीक्स तक कितना होता है, ये 400 ml होता है। कितना होता है, 400 ml होता है। इतनी बात क्लियर होगी आपकी। इसके बाद में ये मोस्ट कॉमनली 36 to 38 वीक्स पर सबसे ज्यादा जो एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा वो कब मिलेगा, 36 से 38 वीक पर, और ये मिलेगा 1 लीटर। कितना मिलता है, 1 लीटर तक। आगे समझ में। आफ्टर 38 वीक क्या होने लग जाता है, ये
डिक्रीज होने लग जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज होने लग जाता है। इसका मतलब 40 वीक्स पर क्या मिलेगा फिर ये 800 ml मिलता है। कितना मिलता है? 800 ml। बात को याद रखना, मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड कब मिलेगा? 36 से 38 वीक पर, और उसके 38 वीक के बाद में क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा तो फिर पूछ सकते हैं 48 वीक्स पर कितना होगा? 800 ml होगा। इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा? कलर पढ़ा। सबसे पहले हमने इसका ओरिजिन देखा था। क्या देखा था? ओरिजिन। उसके बाद में फंक्शंस, कलर, टर्म पर अमाउंट वगैरह देखी, कितना क्या होगा, क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा एमनियोटिक फ्लूइड की नेक्स्ट अमाउंट को लेकर के क्या करते हैं? इसकी स्टडी करते हैं, क्लियर है। उस स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? AFI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AFI। वेरी गुड। इसी की वजह से पता लगेगा कि अमाउंट ज्यादा है या कम है। तो दैट इज दी, क्या बोलेंगे इसको? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। आगे समझ में? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है, इस चीज को समझ लीजिए। यानी कि यूट्राइन कैविटी को अपन कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं? 4 में। कितने में करते हैं? 4 में। ABCD या 1 2 3 4 कैसे भी कर लो। तो यानी इसको मान लो A, B, C और D, ऐसे 4 क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कर लेते हैं। जब एब्डोमिनल कैविटी को 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है इसका कंप्लीट एक रिव्यू करेंगे और एक इसके क्वाड्रेंट का रिव्यू करेंगे। आगे सर में जब कंप्लीट करेंगे तो ये होता है 5 to 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 5 to 25 सेंटीमीटर। अब इनको बोलते हैं एमनियोटिक पूल। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक पूल, क्योंकि इनके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड ही तो है। उसका क्या बना दिया हमने? पॉकेट्स बना दिए। तो इनको क्या बोलेंगे फिर? एमनियोटिक पूल। आगे समझ में? तो ये एमनियोटिक पूल का एक पर्टिकुलर ईच एमनियोटिक पूल की बात करेंगे तो इनका साइज होगा 2 to 8 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2 to 8 सेंटीमीटर। पूल बोलेंगे या इनको बोलते हैं पॉकेट। क्या बोलते हैं? पॉकेट। आगे समझ में? अब इसके हिसाब से क्या करेंगे अपन? स्टडी करेंगे। जब इसके हिसाब से स्टडी करेंगे तो देखिएगा, यानी एमनियोटिक कंप्लीट सेक की बात करेंगे तो ये मिनिमम हो सकता है 5 सेंटीमीटर और मैक्सिमम हो सकता है 25 सेंटीमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर से कम हो गया तो इसका मतलब क्या है? डिक्रीज इन साइज। और अगर क्या है मोर देन 25 सेंटीमीटर तो इंक्रीज इन साइज। और ये किसका साइज है? एमनियोटिक फ्लूइड की पॉकेट का। तो इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है इस वजह से। या फिर किसकी बात करेंगे अपन? ईच पॉकेट की बात करेंगे। तो ईच पॉकेट में अगर पॉकेट का क्या हो गया? डीपेस्ट पॉकेट का साइज है। डीपेस्ट मतलब सबसे लार्जेस्ट पॉकेट। जब डीपेस्ट लार्जेस्ट पॉकेट की बात करेंगे तो एज 2 सेंटीमीटर से क्या हो गया? कम हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे? ओलिगो। कम हो गया। और मोर देन 8 सेंटीमीटर से पॉकेट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। सिंगल पॉकेट, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, SDP। क्लियर है? ये SDP के नाम से आएगा तो कंफ्यूजन होना है। पॉकेट की बात कर रहा है, पर्टिकुलर एक पॉकेट है। तो सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का मोर देन 8 सेंटीमीटर होगा तो पॉलीहाइड्रोमिनस और कम होगा तो ओलिगोहाइड्रोमिनस। ये तो हो गया AFI के हिसाब से क्या करना? स्टडी करना। इसके अलावा नेक्स्ट अपन अमाउंट के हिसाब से भी क्या करते हैं? पता लगाते हैं। जब अमाउंट के हिसाब से पता लगाएंगे तो नॉर्मली अमाउंट कितना होगा? 200 ml तक नॉर्मल मानते हैं और इधर 2000 है। आगे समझ में? यानी 200 से 2000 ml तक क्या माना जाता है? नॉर्मल माना जाता है। अगर कितना हो गया? ये 200 से कम हो गया तो इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब टर्म पे, ये याद रख लेना। अब आप सोचोगे सर अभी तो आपने बताया था 12 वीक पे तो 50 ml है, तो इसका मतलब क्या है? उसको ओलिगोहाइड्रोमिनस है? नहीं है। ये सारी स्टडी किस पर कर रहे हैं अपन? टर्म प्रेगनेंसी पर। किस पर कर रहे हैं? टर्म प्रेगनेंसी। इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन में जब आए तब भी याद रख लेना। कुछ ना पूछे तो वो टर्म की पूछ रहा है। आगे समझ में? तो इसका मतलब क्या होगा? लेस देन 200 ml हो गया किस पर? टर्म पर। क्या होगा? ओलिगोहाइड्रोमिनस होगा। क्या होगा? ओलिगोहाइड्रोमिनस होगा। अगर मोर देन क्या हो गया? 2 लीटर या मोर देन 2000 ml हो गया तो क्या होगा? फिर इसको पॉलीहाइड्रोमिनस होगा। क्या होगा? पॉलीहाइड्रोमिनस होगा। क्लियर है बात इतनी सी? आगे समझ में? तो इस तरीके से क्या है, इसकी अमाउंट की स्टडी करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है। इसके अंदर एक वर्टिकल पूल बनाते हैं जिसमें कंप्लीट की बात करेंगे तो 5 से 25 सेंटीमीटर चारों को मिला करके, और एक की बात करेंगे सिंगल डीपेस्ट पॉकेट की बात करेंगे 2 to 8 सेंटीमीटर। 2 से कम है ओलिगो, 8 से ज्यादा है पॉली, और कंप्लीट है 5 से कम है तो ओलिगो, 25 से ज्यादा है तो पॉली। इधर अमाउंट 200 से कम है 2000 से ज्यादा है
और 2000 से ज़्यादा है, 200 से कम है तो ओलिगो, और 2000 ml से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमिनोस देखने को मिल जाता है। आगे समझ में? तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एमनियोटिक फ्लूइड की। आगे समझ में? देखिएगा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में हम बात करेंगे इसकी, किसकी? पीएच की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पीएच की। तो एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है। क्या होता है? स्लाइटली एल्कलाइन। इसका मतलब इसका पीएच होता है 7 to 7.5 और एन एवरेज बात करेंगे तो 7.2 होता है। कितना होता है इसका पीएच? 7.2 होता है। क्लियर? आगे समझ? इसीलिए हमने बोला था अम्लाइकल कोड का भी कितना होता है पीएच? 7.2 होता है। आगे समझ में? तो ये पीएच को, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी का। किसका पूछते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है? 1. वेरी गुड, सही बता रहे हो। 1.0082 1.010। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। आगे समझ में? कई बार पूछा जाता है ऑस्मोलैरिटी। क्या पूछते हैं? ऑस्मोलैरिटी। व्हाट इज द ऑस्मोलैरिटी? Concentration of the solute इन solvent. ठीक है, सॉल्वेंट। ओके, मान लिया। नेक्स्ट बताइए ऑस्मोलैरिटी। सॉल्वेंट की सॉल्यूट में, दैट इज द ऑस्मोलैरिटी। और ऑस्मोलैरिटी दिस इज द लीटर इन केजी। क्या होता है? अगर ऑस्मोलैरिटी बात कर रहे हैं तो मतलब हाँ लीटर में बात कर रहा है। किसमें कर रहा है? लीटर में। आगे समझ में? अब मैंने यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी लिखा है तो इसका मतलब 2 लीटर बताया था मैंने, 1 लीटर बताया था, तो इसका मतलब लीटर में बता रहा हूँ। ऑस्मोलैरिटी तो नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब किसमें बात करेंगे हम? लीटर में बात करेंगे। किसमें? लीटर में। तो ऑस्मोलैरिटी होगा, तो ऑस्मोलैरिटी होता है इसका 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितना होता है? 250। प्लाज्मा का कितना होता है? हमारे प्लाज्मा का ह्यूमन 295। कितना होता है? 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और इसका कितना होता है? तो इसका मतलब ये क्या है? इसकी ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी कम है। अगर मतलब 300 के आसपास नॉर्मल मानते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू प्लाज्मा। तो इसका है 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर। दैट इज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द amniotic fluid. This is the specific gravity of amniotic fluid और this is the pH of amniotic fluid. इसके बाद में कलर देख लिया हमने, अमाउंट देख लिया, सब कुछ देख लिया। चलो वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लियर। इसके बाद ये हमने नॉर्मल कंडीशन पढ़ी है किसकी? एमनियोटिक फ्लूइड की। क्या पढ़ी है? नॉर्मल कंडीशन। इसके बाद आएगा नेक्स्ट, दैट इज दी एबनॉर्मेलिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, स्टार लगा दिया मतलब इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट तो सारा ही है, लेकिन बेस्ट इम्पोर्टेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे कह सकते हैं। तो एबनॉर्मेलिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ये अपन कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास है। तो इसका मतलब एबनॉर्मेलिटी आज याद रखना, जो हमने नॉर्मल पढ़ा है उसी के अंदर क्या होगा? कुछ ना कुछ डेविएशन होगा। आगे सच में उसके ओरिजिन में, उसके कलर में, उसकी पीएच में, उसकी अमाउंट में, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनमें क्या होगा? प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो उसको क्या बोलेंगे फिर? एबनॉर्मेलिटीज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।